अरे महाराज नहीं कटा हुआ था। हाँ वो भी, हाँ कर दिया। दिख रहा है यार। फोन तो हो गया पर दिख रहा है। ये कैसे गड़बड़ हुआ है? अरे नहीं भाई, बीच में ऑन भी किया था, सब कुछ किया था। सर वीडियो आ गई आपकी। ठीक है सर, आप भी। बच्चों बस बस हम क्लास शुरू कर रहे हैं अभी। क्या सर? बस 2 मिनट क्लास शुरू कर रहे हैं। जी सर। पूरा 1 घंटा हो गया स्ट्रगल करते हुए। रिकॉर्डिंग ऑन करवा दीजिए वहां पे भाई। तो चलिए बच्चों शुरू किया जाए कुछ। यस सर। सभी बच्चों को सुप्रभातम। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग सर। इंतजार करते करते बालक लगता थक गए, इनका जोश ठंडा हो गया। ऐसा तो नहीं है? नो सर, ऐसा नहीं। हाँ, यस सर, नो सर। ये बालक Recording in progress. मन में कुछ और आवाज में कुछ और, ये दोनों बालक शो कर रहा है। तो जरा याद करिए बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या क्या देखा था, जल्दी से याद करिए भाई। खाद्य जाल, हमने खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, ये सब बहुत सारे इंपोर्टेंट टॉपिक देखे थे। ऑल आर वेरी कंसेप्चुअल एंड स्टैटिक पार्ट। All these are static part, but all are very important because through that easily you can understand all those things जो करंट में यहाँ पे जुड़ती हैं कई बार। चलिए खैर, मेरे ख्याल से लास्ट टॉपिक लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हुआ था, क्यों बच्चों? यस सर। तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कितने नियम है भाई? 2 सर। 2 नियम है। 2 नियम को हम लोग इकोलॉजी से जोड़ सकते हैं। जैसे पहला नियम क्या है बताइए? ऊर्जा बना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उसे मिटाया जा सकता है। या ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ना खत्म की जा सकती है, बस क्या की जा सकती है? एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा लॉ क्या है भाई? दूसरा लॉ क्या है सर? ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने पर कुछ ऊर्जा विसरित हो जाती है। यस, जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदली जाती है तो इस क्रम में ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा वातावरण में ऊष्मा के रूप में निर्मुक्त हो जाती है। या दूसरे तरह से कह सकते हैं, दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना है, कोई ऐसी मशीन नहीं बनी है। जब इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक्सप्लेन करेंगे
तो कह सकते हैं कोई ऐसी मशीन नहीं बनी है जो किसी भी एनर्जी को 100% वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म चेंज कर दे, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म चेंज कर दे। ये बड़ी खास बात। इसी में हम लोग देखते हैं एक अगला टॉपिक है पारिस्थितिकी स्थिरता। अगला जो टॉपिक है पारिस्थितिकी स्थिरता, सिंपल टॉपिक से आप इस सिंपल स्टेटमेंट से सिंपल टॉपिक से समझ सकते हैं कि वातावरण में स्थिरता कैसे रह सकती है, यानी कि इकोलॉजी में स्थिरता कैसे रह सकती है। सिंपल, जब एनर्जी का फ्लो हो, जब एनर्जी का फ्लो बहुत ढंग से निरंतर चल रही हो, निवेश हो रहा हो, उत्पादकता बनी हुई हो और खाद्य श्रृंखला बहुत ही विकसित हो, और खाद्य श्रृंखला ही नहीं बल्कि खाद्य जाल की स्थिति ज्यादा बेहतर हो। यानी कि जितना ज्यादा किसी क्षेत्र में खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल ये सब विकसित होंगे, यानी एक जीव अपनी आवश्यकता को एक नहीं तो दूसरी जगह से, दूसरी नहीं तो कहीं तीसरी जगह से पूरी करता रहेगा, तो प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो इस तरह से आप कह सकते हैं पारिस्थितिकी स्थिरता भी बनी रहती है। अगला टॉपिक लिखिए, पारिस्थितिकी स्थिरता। कहाँ गड़बड़ हो रहा, पारितंत्र की स्थिरता। पारितंत्र की स्थिरता, पारितंत्र की स्थिरता भी हो सकता है कभी कंसेप्चुअली पूछ लिया जाए आपके प्रीलिम्स में, या फिर कई बार ये सब्जेक्ट को समझने में सहायता करता है। लिखो जल्दी से इसको। E.S. Elton ब्रैकेट में 1968 के अनुसार आहार जाल की विविधता में, आहार जाल या खाद्य जाल की विविधता में वृद्धि से पारिस्थितिक तंत्र में स्थिरता की वृद्धि होती है। इसका कारण यह है कि खाद्य जाल में बढ़ती हुई विविधता, कौमा बाहरी जंतुओं के अतिक्रमण का सामना करने की, बाहरी जंतुओं के अतिक्रमण का सामना करने की, खाद्य जाल में बढ़ती इसका कारण यह है कि खाद्य जाल में बढ़ती हुई विविधता, कौमा बाहरी जंतुओं के अतिक्रमण का सामना करने की, बाहरी जंतुओं के अतिक्रमण का सामना करने की तथा उनके आगमन से उत्पन्न असंतुलन के साथ, समायोजन करने की, तथा उनके आगमन से उत्पन्न असंतुलन के साथ समायोजन करने की पारिस्थितिक तंत्र की क्षमता, पारिस्थितिकी तंत्र की क्षमता तथा लोच को बढ़ाती है। लोच मतलब फ्लेक्सिबिलिटी।
क्षमता तथा लोच को बढ़ाती है। इस प्रकार खाद्य विविधता पारितंत्र में स्थिरता लाती है। पारितंत्र में स्थिरता लाती है। नल एरिया में जितनी घासें होंगी, जितनी मात्रा में घासें होंगी, कुछ पेड़ पौधे भी होंगे, बड़े यदि मान लो कुछ पेड़ हुए, कुछ छोटे पेड़ हुए, झाड़ियां हुई, घासें हुई, तो इसका मतलब है विविधता बहुत अधिक पाई जाती है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि मॉनसूनी क्षेत्र में विविधता बहुत अधिक पाई जाती है। मॉनसूनी जलवायु के क्षेत्र में विविधता बहुत अधिक पाई जाती है। क्यों ऐसा? कि मॉनसूनी जलवायु के क्षेत्र में आप लोग देख रहे हैं पेड़ भी मिल रहे हैं, घासें भी मिल रही हैं, झाड़ियां भी मिल रही हैं, श्रब्स, बुशेस सब मिल रहे, सभी तरह के जंतु मिलते, शेर भी मिलते हैं, चीता भी मिलते हैं, हाथी भी मिलते हैं, और विभिन्न किस्म के टिड्डा फिड्डा ये वो सब मिलते। तो वहीं आपने सवाना के क्षेत्र में अफ्रीका में क्या देखा? घास के मैदानों में एक अलग स्थिति दिखाई देगी। वहां पर उतनी विविधता नहीं होगी, हाँ काफी होगी पर उतनी नहीं होगी। आगे लिखो। मैकआर्थर के अनुसार, नेक्स्ट पैरा, मैकआर्थर के अनुसार खाद्य श्रृंखला की कड़ियों की वृद्धि के साथ, खाद्य श्रृंखला की कड़ियों की वृद्धि के साथ पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता बढ़ती जाती है, क्योंकि उसी अनुपात में पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह के वैकल्पिक मार्ग बढ़ जाते हैं। ऊर्जा प्रवाह के वैकल्पिक मार्ग बढ़ जाते हैं। और क्योंकि ऊर्जा प्रवाह के वैकल्पिक मार्ग बढ़ जाते हैं। जो जीवों को पारितंत्र में होने वाले परिवर्तनों को सहन करने तथा उसके साथ समायोजन एवं अनुकूलन के अवसर प्रदान करते हैं, जिसके कारण पारितंत्र में स्थिरता बढ़ जाती है। इसीलिए प्रसिद्ध पारिस्थितिकी विज्ञानी ईपीओडम के अनुसार, इसीलिए के बाद क्या बोले सर? इसीलिए प्रसिद्ध पारिस्थितिकी विज्ञानी ईपीओडम के अनुसार पारितंत्र में जातियों की जितनी विविधता अधिक होती है,
जितनी विविधता अधिक होती है उसकी स्थिरता उतनी अधिक होती है, उसकी स्थिरता उतनी अधिक होती है। तो इस बात को भाई आप लोग ध्यान रखिएगा, उतनी अधिक होती है। चलिए इससे थोड़ा सा कारवां और आगे बढ़ाते हैं। एक टॉपिक आपका इसी में आता है, जैव अनुक्रमण और जैव संचयन। जैव अनुक्रमण और जैव संचयन सुना शब्द आप लोगों ने कभी? ये बोलिए बच्चों। जैव संचयन एवं जैव आवर्धन, नो, अनुक्रमण अगला टॉपिक होगा। जैव जैव संचयन एवं जैव आवर्धन। जरा बच्चों कभी सोचो, किसी पारितंत्र में, ये थोड़ा सा ह्यूमन इंटरफेरेंस से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है जो इकोसिस्टम में डिस्टरबेंस को शो करता है, कैसे वहां पे चीजें गड़बड़ हो जाती, क्योंकि ऊर्जा के प्रवाह से जुड़ा हुआ है और खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल से जुड़ा हुआ, तो थोड़ा टॉपिक है। पहले हालांकि प्रदूषण में भी देखा जाता है। जरा कल्पना करिए कि ये पारितंत्र है, इस पारितंत्र में हो सकता है जो मृदा है उसमें कुछ हैवी मेटल्स जैसे कैडमियम, पारा, लेड, ऐसे कुछ चीजें मिक्स हैं। या सोचिए ये कोई पारितंत्र है, आर्टिफिशियल ही है। आर्टिफिशियल से समझ रहे हो, जैसे मान लो खेत है, खेत क्या है बच्चों? एक आर्टिफिशियल है। खेत में जिसमें आप देखते हैं चीजें आप बीज ले जाके लगाती, इसलिए क्या बोला जाता है? डोमेस्टिकेटेड फसल बोली जाती है। वो हम लोग क्या बोलते हैं? फसल, जिसमें कुछ प्राकृतिक स्थितियों की सहायता लेकर और उसमें काफी कुछ अपना एडअप करके हम एक सिस्टम बनाते हैं, जैसे फसलें उगती हैं। उसमें आपने इस क्रम में कीड़े मकोड़ों को मारने वाली कुछ दवाई जैसे मेलाथियान, DTT, 2,4-D सुना होगा, BSC, ऐसे बहुत सारी जो कीटनाशक दवाइयां हैं वो उसमें डाल दी। बारिश हुई, नदियों में पहुंच गया। होता है ऐसा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कीटनाशक जो हम लोग प्रयोग करते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वे मिक्स नहीं होते हैं, वे वातावरण में पड़े रहेंगे, या तो यूज होंगे या पड़े रहेंगे। जैसे मान लो एक कीटनाशक BHC है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, DTT है, सुना होगा आप लोगों ने, मेलाथियान सुना होगा। इनकी कुछ मात्रा काम में आती है, बाकी मात्रा खेत में पड़ी रहती है। हाँ, जब बारिश होगी पानी के साथ घुलेगी वो मात्रा, बहते हुए चली जाएगी सागरों में, नदियों में, झीलों में, तालाबों में, इधर उधर। या फिर सोचिए मिट्टी में यूरिया डाल दिया जो पड़ी हुई है, यानी दूसरे इस टाइप की चीजें डाली तो पड़ी हुई है। कई बार बच्चों कुछ पौधे उसको संचित कर लेते हैं, अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। जब पौधे उसे स्टोर कर लेते हैं, संचित कर लेते हैं, भाई पौधों ने स्टोर किया तो इसका मतलब अब जंतु खाएंगे, शाकाहारी खाएंगे।
शाकाहारी को मांसाहारी खाएंगे, मांसाहारी को सर्वाहारी खाएंगे, या द्वितीय स्तर के मांसाहारी तृतीय स्तर वाले खाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये मात्रा धीरे धीरे एक के बाद एक के बाद एक में पहुंच रही है और परिणाम स्वरूप उनके जैविक क्रियाओं को प्रभावित कर रही है, सब में जाके संचित हो रही है। इसीलिए जिसे कहा जाता है जैव संचयन, बायो अक्यूमुलेशन, यानी कि कुछ ऐसे हानिकारक पदार्थ जो खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं, विशेष रूप से जंतुओं वनस्पतियों में किसी में भी, और विशेष रूप से तो शुरुआत वनस्पतियों से ही होती है, और वे खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करके एक के बाद उच्च स्तर तक पहुंचते रहते हैं। जब एक के बाद एक ऊपर पहुंचते रहते हैं, तो जब एक में टॉप में जो लास्ट में जाता है बच्चों, क्योंकि एक के बाद एक जाके मात्रा एक में बढ़ती जा रही, क्योंकि बार बार कंज्यूम कर रहा है ना। अब जैसे सोचिए घासें उगी हुई हैं, घास को बार बार पौधा कंज्यूम कर रहा है, जंतु कंज्यूम कर रहा है, तो जंतु में बार बार अब जाके संचित हो रही, फिर उसके ऊपर जाके इस तरह से फिर आवर्धन होता जाता है, यानी कि बढ़ती जाती है मात्रा। और जब मात्रा एक लिमिट से ज्यादा हो जाती है बच्चों, तो फिर वही विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती जाती है। मानव में भी हो सकता है, अन्य जंतुओं में भी हो सकता है, फिर उससे उसके स्पीसीज को खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। यह स्थितियां परिस्थितियां आप लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। जैसे आप लोगों के सामने देखते ही देखते गिद्ध कैसे गायब हो गया, तो उसका कारण क्या था, डाइक्लोफेनेक सोडियम का जंतुओं में संचयन। सुना होगा शायद आप लोगों ने नाम अपने अपने स्तर से, डाइक्लोफेनेक सोडियम बोवेरान के नाम से आप लोगों ने सुना होगा, मार्केट में इंजेक्शन आता है, डाइक्लोविन के नाम से भी आता है, कई नाम से आते हैं, दर्द निवारक एक दवा है। जब पशुओं में इसका प्रयोग तेजी से होने लगा, तो पशुओं में यह संचित होने लगी, और संचित होने का परिणाम यह हुआ कि जब उसे खाने लगे, क्या बोलते हैं, गिद्ध, तो गिद्ध की किडनी में जाके वो संचित होने लगा, प्रॉब्लम होने लगी, अन्य कई दूसरी तरह की भी समस्याएं उत्पन्न हुई। और जिसका परिणाम ये हुआ बच्चों कि देखते ही देखते जितना तेजी से 10 सालों में, 10 साल क्या बल्कि 5-6 सालों में ही देखते ही देखते गिद्ध गायब हो गए। 2000 से लेकर 2005 के बीच में, ये बड़ा ही मतलब अपने आप में वंडरस एक तरह से एग्जाम्पल है, एक तरह से जिंदा फॉसिल्स हो गए वो। क्यों बच्चों, आप लोगों ने जरूर, मैं समझता हूं आप लोग जिस एज ग्रुप में हैं, सबने बचपन में अपने अपने एरिया में खूब गिद्ध देखे होंगे, परंतु आप थोड़ा सा जब बड़े हुए हैं तब से आप लोगों ने नहीं देखा होगा। 2005 के बाद जनरली नहीं देखा होगा, बहुत कम। मुझे अपने बचपन में याद है, बहुत सारे गिद्ध आया करते थे, और गिद्ध कितने इंपॉर्टेंट हैं आप लोग देखते हो, इसकी महिमा रामचरितमानस में भी गाई गई है। इकोसिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। और देखो हमारे यहाँ फ्रेज भी बोला जाता है, कई तरह के फ्रेज बोले जाते, मुहावरे बोले जाते हिंदी में भी। अरे क्या यार गिद्ध नजर गड़ाए हुए हो यार, सुना होगा तुम लोगों ने गिद्ध नजर। ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस मिलेंगे, मुहावरे मिलेंगे, देखते देखते गायब हो गए। तो उसका परिणाम, किसका परिणाम भाई, जैव संचयन का। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, जंतु मर जाते, विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलती है एक दूसरे से जीव में। मानव के लिए बहुत सारी बीमारियों, जैसे कैंसर के लिए, यहां तक कि कैंसर के लिए जिम्मेदार है। सर ये गिद्ध चील एक ही होते हैं? बाज नहीं बेटा, दोनों अलग अलग होते हैं। देखो तुम, इसका मतलब दोनों देखे नहीं हो बेटा। सर हमारे यहाँ पर जो है ये मीट फैक्ट्री थी, तो यहाँ पे बहुत गिद्ध रहते थे। लेकिन सर दिल्ली में जहाँ कूड़ा पड़ता है, कूड़े के ऊपर तो सर मंडराते रहते हैं ना? नहीं बेटा, वो गिद्ध नहीं है। तो सर वो क्या है जो बहुत सारे दिखते हैं? वो चील है, कौवा है, दूसरे। अब गिद्ध ज्यादातर गंगा के मैदानी भागों से, असम से लेके वेस्ट बंगाल तक
लगभग खत्म हो गए, कुछ असम असम के क्षेत्रों में या दूर दराज के आंतरिक जंगली भागों में मिलते हैं। गंगा के मैदानी भागों से तो मोरलेस खत्म। सर ये बाज सर बोलो। पहले के गांव में सर कोई जानवर मर जाता था तो उसे हाँ, खेत वगैरह में फेंकते थे तो बिल्कुल, गिद्ध खाते थे उन्हें, यस लेकिन अब सर तो उन्हें दबाया जाता है इसलिए क्योंकि गिद्ध होते थे। यस, बच्चे ने बहुत सही बात की, बहुत प्रैक्टिकल बात बोली है। पहले गांव देहात में गांव से बाहर एक क्षेत्र होता था, वो निर्धारित होता था, वो निर्धारित एरिया था बच्चों। पशु वगैरह जब मर जाते थे तो गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक बड़ा एरिया होता था, वहां पे पशुओं को फेंक दिया जाता था, उनकी स्किन को उतार ली जाती थी। और मतलब ये स्थिति थी कि स्किन उतरते उतरते वहां पर सैकड़ों गिद्ध इकट्ठे हो जाते थे, और जब वो हटा, बंदा जो उतार रहा है, तुरंत टूट पड़ते थे और कुछ ही घंटों में सब साफ, हड्डियां बच जाती थी, हड्डियां कुछ दिनों तक पड़ी रहती थी। हड्डियों को कलेक्ट करने वाले कुछ दूसरा स्टाफ आता था, कई बार बहुत सी कंपनियों ने नियुक्त कर रखा था ऐसा, और नियुक्त कर रखा था, वे आते थे अपना ले जाते थे। परंतु अभी हाल के वर्षों में पिछले 10-15 सालों से बच्चों ये हुआ, 20 सालों से, हाँ 15 साल तो हो ही गए कह सकते हैं, कि स्थिति ये हो गई है कि आप फेंक दो, जंतु सड़ते रहते हैं, बल्कि पूरे एरिया में बैड स्मेल फैल जाती है। इसका अंतिम सलूशन निकाला गया कि उसे जमीन में गाड़ दो। इसी का परिणाम तुम लोगों ने देखा अभी हाल में, जो पारसी कम्युनिटीज है, जिसके बारे में सुना होगा आप लोगों ने। पारसी कम्युनिटीज जो किसी भी अपने व्यक्ति के मरने पर उसको ना तो जलाती है ना गाड़ती है, एक हैंगिंग टावर होती है, उस टावर के ऊपर उसकी बॉडी को रख दी जाती है। तो पहले ये था कि गिद्ध, ये आपके कौवा और दूसरे जीव जंतु ये आते थे, उसको खा लेते थे। उनका ये मानना था कि ये शरीर जो है प्रकृति में आई है, इसका लास्ट पार्ट भी प्रकृति में उपयोगिता के साथ समाप्त हो जाए, यानी कोई से खा ले, उपयोग हो जाए। बट नाउअडेज दे आर फेसिंग ह्यूज प्रॉब्लम। गिद्ध मिल ही नहीं रहे, बॉडी को खाने वाला, मरी हुई बॉडी को कौन खाता है? गिद्ध खाते हैं। इसलिए बाज और गिद्ध में डिफरेंस होता है बच्चों। बाज, ईगल, चील और एक गिद्ध में नेचर वाइज डिफरेंस होता है। बताइए क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों में क्या डिफरेंस है? सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, सर वो बहुत दूर, गिद्ध बहुत दूर तक देख सकते हो, चील, ऐसा नहीं है? गिद्ध सर मृत शरीरों को खाता है। सर गिद्ध, सर तीनों के उड़ान में फर्क है सर। जो चील होती है वो बादल के नीचे उड़ती है, और बाज की ऊंचाई सर बादल के ऊपर भी जा सकती है। और सर गिद्ध जो होते हैं ना सर, वो 50-100 मीटर के दायरे तक ही उड़ पाते हैं, उससे ऊपर नहीं जा पाते वो। उनकी शरीर भारी होती है, चलो मान लेते हैं। हालांकि साइज में भी डिफरेंस है सर, साइज में भी। वो मैं बिहेवियर की बात कर रहा हूँ, मैं उनके शेप, साइज, लुक्स में डिफरेंस की बात नहीं। बिहेवियर, आई एम टॉकिंग अबाउट बिहेवियर। सर ये मीट का नाम मांसाहारी होते हैं गिद्ध ज्यादा। दोनों मांसाहारी होते जी बिल्कुल सर, लेकिन ये मरा हुआ को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं सर। सिंपल नेचर ये है कि गिद्ध जो होता है शिकार, ईगल जो होता है शिकारी होता है, गिद्ध जो होता है स्कैवेंजर होता है, मृत भक्षी होता है। दोनों में डिफरेंस बेसिक ये है बेटा। बाज जो है, ईगल, चील, ये शिकारी हैं। शिकारी समझ रहे हो? जी सर। शिकारी का मतलब है कि किसी को मार के खाना, ताजा ताजा खाना, समझे? तो स्कैवेंजर का मतलब होता है सफाई कर्मचारी, मित भक्षी। मित भक्षी का मतलब क्या? वो मर जाएगा तभी खाएगा। जैसे गिद्ध की बड़ी खास बात है, यहां कोई व्यक्ति मर रहा है, कोई भी जंतु मर रहा है, वेट करेगा बकायदा, यहीं पे बैठा ताकता रहेगा। इसलिए कहा जाता है गिद्ध दृष्टि, इसलिए तो फ्रेज है, कहते हैं भाई इसकी तो बड़ी गिद्ध दृष्टि है। मतलब ये किसी की बर्बादी का इंतजार करता है। इसका मतलब क्या निकला?
किसी की बर्बादी का, नष्ट होने का इंतजार करना और उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढना। समझे? तो गिद्ध दृष्टि यहां पे मतलब प्रोड्यूस करता है। तो वो ताकता रहेगा, देखता रहेगा, हाँ ये आदमी, ये जंतु जो है कम मर रहा है, कम मर, जो मरेगा तब ये आराम से जाएगा, खाएगा। तो वही चील बच्चों इंतजार नहीं करता। यदि यहां पर देखा कोई जंतु घायल पड़ा हुआ है, देख लिया, दूर से ही पहचान लेते हैं। दोनों के एरियल व्यू बहुत बड़ा होता है। गिद्ध का भी बच्चों एरियल व्यू काफी बड़ा होता है, ये भी ठीक ठाक ऊंचाई तक उड़ जाता है। और एरियल व्यू हमेशा ध्यान रखना, जब 30-40 मीटर की बात करते हो ना, 50, तो एरियल व्यू बेटा उतने दूर तक नहीं हो पाएंगे, आप ज्यादा दूर तक नहीं देख पाओगे। गिद्ध बहुत दूर तक देख लेते हैं, ये सारे पक्षी जो हैं बहुत दूर तक देखते हैं, बट नेचर में बेसिक डिफरेंस है। बात जो होगा ये यहां पे जो देखेगा घायल है, अरे वाह चलो यार कम से कम एफर्ट्स करना मिला, आएगा तुरंत उठा ले जाएगा। या हो सकता है यहाँ पे कोई जंतु चर रहा हो, छोटे छोटे जंतु जैसे खरगोश, यहाँ पे मान लो खरगोश चर रहा है और इन्होंने एरियल व्यू देख लिया, यहाँ पे आएंगे तुरंत खरगोश को उठा ले जाएंगे। सांप यहां से जा रहा है, आएंगे तुरंत उठा ले जाएंगे। सब बात बहुत खतरनाक होते हैं वैसे। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। कई तो ये छोटे मोटे भेड़ वेड़ को उठा ले जाते हैं, भेड़ के बच्चे को ठीक ठाक साइजेबल हो। कितना वजन तक उठा सकते हैं? क्या बेटा? कितना वजन उठा के उड़ सकते हैं सर? बिल्कुल। अरे भाई उठा ले जाने का मतलब तो उड़ना ही हुआ ना। और क्या मैं वैसे ही बोल रहा हूँ बेटा, यहाँ ऐसी बात नहीं बोली जाती सर। हाँ, जिनको बोलते हैं ना कि ये बादल को चीर के उड़ते हैं, सब पक्षी डर जाते हैं। देखो वो सब दूसरे तरह की बातें हो जाती है, वो उनके क्षमता को प्रदर्शित करता है। मैं यहाँ पे बिहेवियर की बात कर रहा हूँ, जिससे इकोसिस्टम का पता चलता है। बाकी तो उनके बहुत सारे कैरेक्टर, इस पर बहुत घंटों चर्चा की जा सकती है। यहाँ पर मैं उनके बिहेवियर से बात कर रहा हूँ, इन सब चीजों का, कि बाज गायब नहीं हुआ, परंतु वहीं आपके गिद्ध गायब हो गए। तो गिद्ध गायब क्यों हुए? क्योंकि गिद्ध मृत भक्षी है। मृत जो जंतु है उसके शरीर में, खासकर जो घरेलू जंतु हैं, जब बीमार होते, पहले आपको ध्यान, आप लोग तो नहीं देखे होंगे, 90 तक 95 तक बच्चों, पशु जब बीमार होते थे तो उनकी जो देसी दवाइयां होती थी, लोग लेके आते थे कि भैया ऐसा करो, वाला पत्ता खिला दो, तो उसको थोड़ा सा ये खिला दो, वो जानवर ठीक हो जाता था मोरलेस। परंतु 90s के बाद जब से वेटनरी का विस्तार हुआ, वेटनरी साइंस का, तब से बहुत सारी एलोपैथी की दवाइयां उनको भी दी जाने लगी, जैसे डाइक्लोफेनेक सोडियम। और यह उस जंतु में पूरी तरह से साफ नहीं होती, अकुमुलेट होती रहती है। अकुमुलेट होगी तो पता चला कि जब भी वो मरेगा और उस मरे जंतु को खाएगा गिद्ध, तो गिद्ध में जाके संचित हो जाएगा। और गिद्ध में संचित हुआ तो उसकी बॉडी में इंपैक्ट आना शुरू होगा। क्या भाई? उसके किडनी को जमना शुरू हो जाएगा, तो फिल्ट्रेशन गड़बड़ होगी, किडनी गड़बड़ होगी, अंडे पर कई तरह की प्रॉब्लम आएंगी। देखा गया कि उनके जमने से अंडे की जो लेयर है कमजोर होने लगी, अंडा समय से पहले फट गया। अंडा समय से पहले फटा तो बच्चा प्रीमैच्योर निकला। प्रीमैच्योर बच्चा उस परिस्थितियों को झेल नहीं पाया, वो वहीं मर गया। तो वहां मां और पिता वो तो मर ही रहे। तो इसीलिए जब बच्चों एक साथ देखो सारी सिस्टम गड़बड़ हो गया ना, तो कुछ दिनों में गायब। यदि केवल बड़े मरते, जैसे देखो पीढ़ी, तुम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह में भी देखोगे, उसमें पढ़ाया जाता है कि सबसे पहले किसको बचाया जाता है? बच्चों को, फिर मां को बचाया जाता है। यानी कि लेडी और बच्चे आपकी प्रायोरिटी में सबसे पहले होंगे। बच्चा फ्यूचर है, लेडी कैरियर है, वो होगी तभी आगे जनरेशन बढ़ेगी। समझे? तो उसमें सिखाया जाता, बताया जाता है कि कहां आप कैसे, मान लो आपके पास 4 लोग हैं, एक बच्चा है, एक मां है, एक बूढ़ा व्यक्ति है, और एक वो है क्या बोलते हैं
जवान है तो किसको किसको बचाओगे, किस प्रायोरिटी से बताओगे? तुम्हारे पास बोट एक ही है जिसमें एक एक आदमी को ले जा सकते हो, तो एक छोटा बच्चा और मां पहले जा सकती है। चलो भाई तुम दोनों निकलो फटाफट, ठीक है। अब उसी में अनुराग के, अरे सर हम क्यों नहीं जाएंगे, हम तो 25 साल के जवान हैं, हम भी। अबे तुम 25 साल के जवान हो जाओ, तो पहले उस बच्चे और मां को भेजो, बिकॉज दे आर फ्यूचर। तुम 25 साल के जवान हो, तुम कई तरह से परिस्थितियों को झेल सकते हो, एडवर्स कंडीशन, तुम अपनी सहायता खुद भी कर सकते हो कई अर्थों में। परंतु कमजोर और जो दूसरे तरह के लोग, उनको पहले, तो दूसरी बारी आएगी तो उसमें वृद्ध को ले जाया जाएगा, तब चौथी बारी आएगी, तीसरी चौथी, तब तुम्हारी बारी आएगी, तुम चलोगे। तो यहां पर इस तरह से कहने का मतलब हुआ कि एक साथ सारी जनरेशन खत्म हुई जैव आवर्धन और ये जैव संचरण, जैव आवर्धन से, और परिणाम हुआ देखते देखते बहुत सारे जंतु गायब हो गए, और आजकल हो रहे हैं। लिखिए, किसी जीव जंतु में हानिकारक पदार्थों के, लिखिए, किसी जीव जंतु में हानिकारक पदार्थों के एकत्रीकरण को सर एक बार रिपीट करना जरा। किसी जीव जंतु में हानिकारक पदार्थों के एकत्रीकरण को जैव संचयन कहा जाता है। जैव संचयन कहा जाता है। जैव संचयन यह दर्शाता है कि किस प्रकार प्रदूषक खाद्य श्रृंखला के भीतर पहुंचते हैं। खाद्य श्रृंखला के भीतर पहुंचते हैं। इसके अंतर्गत प्रदूषक सर दर्शाता है कि बात क्या बोला है आपने? यह दर्शाता है कि किस प्रकार प्रदूषक, तेज लिखो बेटा, किस प्रकार प्रदूषक खाद्य श्रृंखला के भीतर पहुंचते हैं। इसके अंतर्गत प्रदूषक खाद्य श्रृंखला के भीतर, इसके अंतर्गत प्रदूषक खाद्य श्रृंखला के भीतर अनिम्नीकरण प्रक्रिया नॉन डिग्रेडेबल प्रोसेस, निम्नीकरण प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न पोषण स्तरों से होते हुए उच्चतम उपभोक्ता में संचयित होते हैं। सर विभिन्न पोषण स्तरों से होते हुए उच्चतम उपभोक्ता में संग्रहित या संचयित होते हैं। संग्रहण की क्षमता पोषण स्तरों से होकर, पोषण स्तरों से होते हुए उच्चतम उपभोक्ता में संचयित होते हैं। संग्रहण की सांद्रता
विभिन्न उपभोक्ता स्तरों में संग्रहण की सांद्रता विभिन्न उपभोक्ता स्तरों में भिन्न होते हैं। इस प्रक्रिया में अनिम्नीकरण पदार्थ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, इस प्रक्रिया में अनिम्नीकरण पदार्थ जैसे क्लोरोनेटेड हाइड्रोकार्बन CHC, BHC, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन CHC ब्रैकेट में, BHC, DTT, DDT आदि जीवधारियों के शरीर में संचयित होते हैं। सर जैसे कि बाद में एक बार रिपीट कर दो प्लीज। जैसे क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन ब्रैकेट में CHC, BHC, DDT या बेंजीन हेक्साक्लोराइड हो गया ये, DDT आदि जीवधारियों के शरीर में संचयित होती हैं। जैव संचयन रसायनों के अंतर्ग्रहण संग्रहण और निष्कासन का परिणाम होता है। और अंतर्ग्रहण संग्रहण और निष्कासन का परिणाम होता है। इसके अलावा प्रदूषकों का जीवों में प्रवेश राधिका साइलेंट करो। सर और इसके अलावा प्रदूषकों का जीवों में प्रवेश, सर इसका क्या और निष्कासन का क्या मतलब? क्या और निष्कासन का परिणाम होता है। भाई खाओगे तभी तो होगा। जैसे अब कई जंतु क्या करते हैं, इंटेक करते हैं, डायरेक्ट भी हो सकता है, किसी के माध्यम से भी हो सकता है। आपने खाया, कुछ पचा, कुछ बाहर निकल गया, दूसरे जंतु ने खा लिया, ये भी तो हो सकता है। श्वसन, अंतर्ग्रहण और निष्कासन का परिणाम होता है। इसके अलावा प्रदूषकों का जीवों में प्रवेश श्वसन भोजन ग्रहण एवं पदार्थों के त्वचीय संपर्क तथा अन्य तरीकों द्वारा भी होता है। पदार्थों के से आगे क्या बोल रहा है सर? पदार्थों के त्वचीय संपर्क से मतलब है कोई चीज पड़ी हुई हो और आप वहां पे ऐसे स्किन में टच की, तो स्किन का काम एब्जॉर्बेशन का भी है ना, एब्जॉर्ब कर लेती है। कोई भी चीज देखोगे, जैसे मान लो अभी यहाँ पे स्किन पर क्रीम लगाते हो तो कुछ देर बाद क्या होता है, क्रीम एब्जॉर्ब कर ली जाती है, स्किन खींच लेती है। पदार्थों के त्वचीय संपर्क तथा अन्य तरीकों द्वारा भी होता है। जैव संचयन को निम्नलिखित प्रकारों में बांटा जा सकता है।
जैव संचयन को निम्नलिखित प्रकारों में बांटा जा सकता है, जैसे जीवधारी जैव संचयन, जैसे जीवधारी जैव संचयन, इसमें किसी पदार्थ का सांद्रण, इसमें किसी पदार्थ का सांद्रण किसी जीव में समय के साथ बढ़ता जाता है। इसमें किसी पदार्थ का सांद्रण किसी जीव में समय के साथ बढ़ता जाता है। जैसे यदि कोई मछली, जैसे यदि कोई मछली किसी प्रदूषित पानी में निरंतर तैरती है तो किसी प्रदूषित पानी में निरंतर तैरती है तो अनिम्नीकृत प्रदूषक उसके ऊतकों में जमा होते रहते हैं। अनिम्नीकृत प्रदूषक यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल उसके ऊतकों में जमा होते रहते हैं। नंबर 2, पोषण हस्तांतरण जैव संचयन। पोषण हस्तांतरण जैव संचयन, ट्रॉफिक ट्रांसफर बायो अक्यूमुलेशन। अनिम्नीकृत पदार्थों का सेकंड की हेडिंग क्या थी सर? पोषण हस्तांतरण जैव संचयन। पोषण हस्तांतरण जैव संचयन। अनिम्नीकृत पदार्थों का स्थानांतरण एक पोषण स्तर से दूसरे स्तर तक होता है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक होता है। इसमें उच्च पोषण स्तर पर प्रदूषकों की सांद्रता अधिक होती है। इसमें के पास कहां पे? इसमें दूसरे स्तर तक होता है। इसमें होता है, इसमें उच्च पोषण स्तर पर प्रदूषकों की सांद्रता अधिक होती है। प्रदूषकों की सांद्रता अधिक होती है। नंबर 3, मृदा जैव संचयन। मृदा जैव संचयन, सॉइल बायो एक्यूमुलेशन। मृदा में प्रदूषकों का जमाव बढ़ता जाता है। सर हेडिंग एक बार रिपीट कर दीजिए। मृदा जैव संचयन, सॉइल बायो एक्यूमुलेशन। मृदा में प्रदूषकों का जमाव बढ़ता जाता है तथा छोटे जीवों एवं पादपों द्वारा उनका संग्रहण किया जाता है। संग्रहण किया जाता है। जैव संचयन को पार्ट पर मिलियन, जैव संचयन को पार्ट पर मिलियन ppm में व्यक्त किया जाता है। ये तो हुआ आपका जैव संचयन।
अब इसी में अगली लिखो, जैव आवर्धन। जैव आवर्धन सर इसे एक बार जैव संचलन को पार्ट पर मिलियन में व्यक्त किया जाता है। जैव आवर्धन जैव आवर्धन का अर्थ उस प्रवृत्ति से है। जैव आवर्धन का अर्थ उस प्रवृत्ति से है जिसमें प्रदूषक जैसे जैसे एक पोषण स्तर से जिसमें प्रदूषक जैसे जैसे एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जाते हैं, दूसरे पोषण स्तर पर जाते हैं, वैसे वैसे उनका सांद्रण भी वैसे वैसे उनका सांद्रण भी बढ़ता जाता है। बढ़ता जाता है। इस प्रकार जैव आवर्धन में आहार श्रृंखला की इस प्रकार जैव आवर्धन में आहार श्रृंखला की एक कड़ी से अगली कड़ी में एक कड़ी से अगली कड़ी में इस प्रकार जैव आवर्धन में आहार श्रृंखला की एक कड़ी से अगली कड़ी में प्रदूषकों का सांद्रण बढ़ता जाता है। बढ़ता जाता है। अगली कड़ी में अगली कड़ी में प्रदूषकों का सांद्रण बढ़ता जाता है। थोड़ा तेज लिखा करो सभी लोग। बढ़ता जाता है। जैव आवर्धन होने के लिए जैव आवर्धन होने के लिए प्रदूषकों में 4 तत्वों का होना आवश्यक है। प्रदूषकों में 4 तत्वों का होना आवश्यक है। नंबर 1 दीर्घ स्थायित्व। दीर्घ स्थायित्व, गतिशीलता, गतिशीलता। नंबर 3 विभिन्न स्तरों में वसा की विलेयता। वसा की विलेयता। विलेयता। और नंबर 4 सक्रियता। ये क्या है, वसा की विलेयता? विभिन्न स्तरों की वसा की विलेयता। वसा में कर लो, वसा में विलेयता। मतलब कि दीर्घ स्थायित्व से मतलब यह है कि कितने समय तक वहां पर वो जंतु रह रहा है उस प्रदूषित चीजों में, निरंतरता के साथ रह रहा है, थोड़ी देर रह रहा है, बाहर निकल जा रहा है, क्या कैसे, मतलब संपर्क कितना है। दूसरा क्या है, गतिशीलता कितनी है, वहां पर किस तरह से वो जो पोल्यूटेंट हैं आ रहे हैं, क्या है कैसे। ऐसा तो नहीं कुछ दिनों के लिए आ रहे फिर खत्म हो जा रहे हैं, फिर कोई मतलब एंट्री नहीं हो रही है, कंटिन्यूअस क्या बनी हुई है, किस गति से। विभिन्न स्तरों की वसा में विलेयता, बिल्कुल ये भी बात है। वसा अलग अलग तरह की होती है बच्चों, ध्यान रखना, अलग अलग जंतुओं में अलग अलग तरह से, और अलग अलग तरह की वसा अलग अलग प्रकार से
अकुमुलेशन वो करती है, मैग्निफिकेशन करती है, जमा करती है। जैसे आप लोग देखोगे बच्चों में बहुत तेजी से जमा होता है, बच्चों की वसा दूसरी होती है, बड़ों की वसा दूसरी होती है। बच्चों की व्हाइट होती है, बड़ों की रेड होती है। इसीलिए बच्चे देखो थकते नहीं है। कभी आपने बच्चे का सुना थकना? बच्चे कभी नहीं थकते हैं। बच्चों देखो दिन भर उधर कूद, ये वो ऐसा वैसा ना। कब वो काम तब तक करेंगे जब तक उनका मन करेगा। वो ये नहीं कहेगा अरे भैया हम थक गए अब तो भाई बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे हम लोग बड़े लोग करते हैं, भाई बहुत थक गए आपने। बच्चे जब मन उनका नहीं होगा रोक देंगे। क्यों ऐसा? वो थकते नहीं है, उनमें व्हाइट फैट होता है। तो वहीं बड़े लोगों में जितनी उम्र बढ़ती है रेड फैट होता है, रेड होता जाता है। तो रेड में ज्यादा तुलनात्मक रूप से ये कई बार कम होता है, परंतु बच्चों में ज्यादा होता है। इसलिए कई बार बच्चों को देखो क्या कहा जाता है, अरे भाई से बचा के रखो। उनकी स्किन किसी भी चीज को, बैट या कोई भी चीज, उसको बहुत तेजी से अब्जॉर्ब करती है। सॉफ्ट होती है स्किन ना, बहुत तेजी से खींचती है। किसी भी तरह से यदि पोल्यूटेंट के संपर्क में आया तो एब्जॉर्प्शन तेजी से होगा। आगे लिखिए, जैव आवर्धन की क्रिया, नेक्स्ट पैरा, मतलब जैव आवर्धन की क्रिया में अनिम्नीकरण पदार्थ जैसे भारी धातुएं जैव निम्नीकरण की प्रक्रिया में भारी पदार्थों जैसे भारी धातु, हाइफन दे के लिख दो, पारा कैडमियम लेड आदि, और अत्यंत जहरीले रासायनिक उर्वरक, जैसे BHC, DTT, 2,4-D आदि पदार्थ खाद्य श्रृंखला के द्वारा पौधों एवं जंतुओं के शरीर में जाते हैं, और वहीं पर संचित होते रहते हैं। इसको निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। जैसे मान लो बच्चों, ये कोई तालाब है, इस तालाब में ये मान लो जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन वगैरह मिल रहे है ना। अब देखो क्या हो रहा है भाई, इनमें मान लो ये जू प्लैंक्टन से ppm, फिर यहीं पर कुछ दूसरे तरह के जू प्लैंक्टन जो थोड़े आकार में बड़े हैं, इनमें 0.04 ppm छोटी मछली
इसमें कितना है भाई 0.5 ppm। बड़ी मछली, इसको कौन खाएगा? बड़ी मछली इसमें कितनी है भाई? मछली को ये फर्स्ट के नीचे क्या लिख रहा है? क्या बेटा? सर ये चित्र बनाया आपने, इसके नीचे क्या लिख रहा है? ये बता रहा हूँ, लिख तो लो, क्यों परेशान हो? हालांकि समझने की कोशिश करो तो अपने आप समझ में आ जाएगी। इसमें कोई बड़ी सर वर्ड समझ में नहीं आ रहे, क्या लिख रखे है आपने? .00050 यानी कि 3 .0000003 ppm। ppm का क्या मतलब हुआ? पार्टिकल्स पर मिलियन। अभी बोला था ना संचयन जब उसमें, तो इसमें ये दिख रहा है 0.0003 का ppm कह सकते हो। फिर जब आगे जाएंगे जू प्लैंकटन जो थोड़े आकार में बड़े होंगे, दूसरे तरह के होंगे, उसमें और ज्यादा हो जाएगा। उसमें बढ़ के कितना हो गया 0.0। इन्हीं जू प्लैंकटन को छोटी मछली खाएगी तो उसमें कितना हो गया 1.5 ppm। और फिर उसी को बड़ी मछली खाएगी तो इसमें कितना संचित हो गया 2 ppm। और उसी को पक्षी जो खाएंगे, बड़ी मछलियों को खाने वाले पक्षी होते हैं, उनमें क्या होता है 25 ppm। यानी कि देखो बढ़ता जा रहा है ना, आवर्धन हो रहा है कि नहीं? यानी कि अगले स्तर में, अगले पोषण स्तर में ये और भी बढ़ता जा रहा है, तो यही क्रिया होगी आवर्धन। इसको और दूसरे तरह से भी समझना चाहते हो तो जैसे देख लो, एक आलू का चेहरा नहीं बन रहा। ये देखो बच्चों, इसमें क्वांटिटी थोड़ी सी है, कोई छोटी मछली है, इसी को ये मछली खा रही हैं। ये देखो क्वांटिटी बढ़ गई। ये देखिए क्वांटिटी ये बढ़ गई, ठीक है। इसमें देखो भाई क्या स्थिति हो गई, और भी बढ़ गई। ये क्या बनाया आपने?
सर क्या क्या बनाया है बता दीजिए। सोचिए बच्चों ने क्या क्या, ये क्या क्या हो सकते हैं। सर मछली के पास कॉक बनाया क्या? एक मिनट रुक जाओ तुम लोग, अब रुक जाओ, डायग्राम बना लो बस। बड़ी खतरनाक ड्राइंग है सर आपकी तो। बच्चे बच्चे अप्रिसिएशन कर रहे हैं कि हंसी उड़ा रहे हैं भाई। ये देखो, ये मान लो कोई छोटी मछली है, ये पानी में बेटा यहाँ पर रह रही है, ठीक है। अब ये क्या खाएगी? प्लैंक्टन्स वगैरह खाएगी नहीं ये वाली, और ये पानी में रह रही है तो पानी प्रदूषित है। पानी प्रदूषित है, उसे इनटेक कर रही है बार बार। तो ये देखो, इनमें एक थोड़ी सी क्वांटिटी प्रदूषक की जमा हो गई। ये देखो, इसमें थोड़ी क्वांटिटी प्रदूषक की जमा हो गई, और जब जमा हो गई तो भाई अब आगे देखो, ये जब खाए, बार बार खा रहे हैं, बार बार खा रहे हैं, इसी मछली को बार बार खा रहे हैं, तो इनमें देखो क्वांटिटी बढ़ रही कि नहीं। अब उसी टाइप के मछलियां खाएंगे तो इनमें क्वांटिटी बढ़ गई। अब उन्हीं 3 मछलियों को जब ये सील खाएगी, मान लो ये सील है, ये देखो बच्चों सील है, कोई बड़ी मछली सील है, ये जब खाएगी तो ये बताओ इन तीनों का इकट्ठा हो जाएगा कि नहीं इसमें? बोलिए। जी बिल्कुल सर। सर हो जाएगा। और मान लो इसी को ये पोलर बियर खा लेंगे, पोलर बियर तो नहीं दिख रहा पर मान लो पोलर बियर खा जाए इस सील को, तो इसके अंदर सारी क्वांटिटी हो जाएगी, इसमें ज्यादा क्वांटिटी हो जाए, आवर्धन हो गया, बढ़ गया, ह्यूज क्वांटिटी में बढ़ गया। समझ गए? लिखिए प्रभाव, लास्ट में लिखो प्रभाव। सर इसको थोड़ा साइड कर देना प्लीज। सर इधर नहीं, इधर इस साइड में। तो मैं हट जाऊं यहां से? नहीं सर, दूसरी साइड को कर दीजिए साइड। अब दिख रहा प्रॉपर? मैं तो नहीं हूं ना पर्दे पे, दिख तो नहीं रहा हूं मैं। चलो फिर तुम लोग बनाओ, मैं तब तक बन गया। जी सर। बताओ बच्चों ने इतनी मेरी ड्राइंग की एप्रिसिएशन किया, थैंक यू बच्चों। सर अति उत्तम। अति उत्तम सर आप मैप ही बढ़िया बनाते हो। अब ये तो नहीं पता, पर ये तो पक्का बच्चों ने हंसी उड़ाई है जरूर। सर आप मैप ऐसा बनाते हो सर, हम इतने टाइम से बना रहे हैं, हमारे पे बिल्कुल नहीं बनता आपके जैसा मैप। नहीं, ये तुमने बड़ा ही व्यंग अंदाज में बोला था कि सर ये है क्या। चलो खैर, हालांकि मेरी ड्राइंग ठीक ठाक है, ऐसी बात नहीं है। लिखिए जल्दी से, लिखिए प्रभाव। इस प्रक्रिया से पदार्थ रुधिर वाहिनियों में प्रवेश करके, इस प्रक्रिया से पदार्थ रुधिर वाहिनियों में प्रवेश करके सर प्रभाव एक बार स्टार्टिंग बोल दीजिए सर प्लीज। इस प्रक्रिया से पदार्थ रुधिर वाहिनियों में प्रवेश करके विषैला प्रभाव उत्पन्न करते हैं, विषैला प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इससे कैंसर एवं त्वचा संबंधी
अनेक बीमारियों के होने की संभावना बढ़ जाती है। इससे सर, इससे के बाद इससे कैंसर एवं त्वचा संबंधी अनेक बीमारियों के होने की संभावना बढ़ जाती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और फिर इसका क्या सॉल्यूशन निकाला गया, नोट कर लो आगे नीचे। इसी को देखते हुए कृषि में DDT, BSC, 2,4-D, मैलाथियान आदि का प्रयोग प्रतिबंधित किया गया है। DDT, BHC, CHC, 2,4-D, मैलाथियान आदि का प्रयोग प्रतिबंधित किया गया है। इसका विवाद तुम लोग सुनते रहते होगे। मैलाथियान के विवाद को लेकर आज से ये 5-6 साल पहले बड़ा जबरदस्त विवाद उठा था केरला राज्य में, कि वहां की राज्य सरकार कह रही थी कि भाई ये इसका प्रयोग होते रहना चाहिए, जबकि वहां की जनता मना कर रही थी। काफी विवाद हुआ। एक्चुअली कहानी कुछ दूसरे तरह की है। सब कमाई के चक्कर में ये सब बच्चों, इन सब चीजों का प्रयोग, इतने जहरीले, उन सबका प्रयोग 1980-90 के दशक में ही वेस्टर्न कंट्रीज में सब बैन हो चुका है। परंतु इन्हीं सबका मैन्युफैक्चर बहुत सारी विदेशी कंपनियां हमारे इंडिया में करती हैं। और इंडिया में जब तक बहुत ज्यादा विवाद नहीं हो जाएगा तब तक सब चलता रहता है, सब चलता रहता है। जब विवाद हो जाता, बहुत नकारात्मक प्रभाव दिखने लगते हैं, तब जाके लास्ट में फिर बैन करने की बात आती, चलो बैन कर देते। तब तक तो बहुत नुकसान हो चुका होता है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि 1970 के दशक में जब वियतनाम वॉर, वियतनाम और यूएस के बीच में चल रही थी, तो अमेरिका ने बहुत सारे केमिकल्स जो प्रतिबंधित थे, जो सब केमिकल वेपन्स बात करते हैं ना, अमेरिका उससे सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, कई जगहों बहुत दुष्टता का काम किया इसने। इस एरिया में इसने इतने ज्यादा यूज किए कि पूछो मत, जनरेशन वहां बर्बाद हो गई। पानी के स्रोत गंदे हो गए, अंडरग्राउंड वाटर, मतलब हवाई जहाज से इस टाइप के वेपन्स गिरे जाते थे। चलिए खैर, आइए नेक्स्ट लिखिए। पारिस्थितिकीय पिरामिड एक अगला टॉपिक बनता है बच्चों, पारिस्थितिकीय पिरामिड। पारिस्थितिकीय पिरामिड यह बच्चों एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें पारिस्थितिकी में जीव जंतुओं की संख्या, उनके जैव भार, ऊर्जा के प्रवाह आदि को ग्राफिकली प्रेजेंट किया जाता है। दिस इज ए स्पेशल काइंड ऑफ कंसेप्ट जिसमें ग्राफिकली यानी कि डायग्राम्स के थ्रू आप एनर्जी के फ्लो, बायोमास
और नंबर ऑफ लाइफ्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आप लोग पिरामिड्स के बारे में जानते ही हैं। पिरामिड्स एक कह सकते हो कि एक विशेष तरह का शेप का बना हुआ स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें आधार चौड़ा और जो शीर्ष होता है वह पतला होता है, यानी कि ये ट्राइगोनल होता है, त्रिभुजाकार होता है, जिसका आधार चौड़ा और ऊपरी भाग संकरा होता है। क्यों बच्चों, यही है ना पिरामिड्स? पिरामिड्स तो यही है। यस सर। तो पिरामिड्स के द्वारा इन सब चीजों का प्रदर्शन किया जाता है। पिरामिड्स में नीचे वाला भाग चौड़ा होता है, ऊपर वाला भाग संकरा और शीर्ष एकदम संकरा हो जाता है। तो इसी में विशेष रूप से जंतुओं की संख्या को दर्शाया जाता है। जंतुओं की संख्या को इसके माध्यम से दर्शाया जा सकता है। जैसे देखोगे कुछ खास तरह के जंतु अधिक होंगे, कुछ खास तरह के जंतु और कम, कुछ खास तरह के जंतु और कम। यानी कि यदि हम ये कहें कि वातावरण में उत्पादक और उपभोक्ता की संख्या इसके द्वारा आसानी से प्रदर्शित की जा सकती है कि किसी एक क्षेत्र विशेष में उपभोक्ता कैसे होंगे, कितने होंगे और उत्पादक कितने होंगे। यदि ये बात करते हैं तो बच्चों इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात दिखाई देती है कि जब यह रिप्रेजेंटेशन होता है तो कहीं कहीं पर उल्टा पिरामिड्स बनता है और कहीं कहीं पर सीधा पिरामिड्स बनता है। कहीं कहीं पर उल्टा पिरामिड्स, जैसे आप विशेष रूप से घास के क्षेत्र में देखोगे जब, तो घास के क्षेत्र में पिरामिड सीधा बनता है नंबर्स ऑफ एनिमल्स को लेकर। यानी कि उपभोक्ता और उत्पादक का एक अपना अनुपात दिखाई देगा, एक अपनी संख्या दिखाई देगी। जैसे मान लो यदि घास का कोई मैदानी भाग है तो उत्पादक कौन है भाई? घास के मैदान में उत्पादक कौन है? प्रथम स्तर पोषक। घासें है ना? घासें हैं तो घास की संख्या अधिक होगी, यानी कि आधार चौड़ा होगा, बहुत अधिक संख्या में घासें होंगे। तो घासों से कुछ कम संख्या में क्या होंगे? शाकाहारी, खरगोश, बकरी। हाँ, मतलब शाकाहारी, खरगोश, बकरी कह सकते हो, या जो भी हिरन, विल्डरबीस्ट, बाइसन, जो भी हो वो वहां के जंतु के अनुसार। फिर उससे कम बच्चों देखोगे आपके मांसाहारी की संख्या होगी, और फिर और उससे कम देखोगे सर्वाहारी और उच्चाहारी की संख्या होगी। यानी कि जितना ऊपर की ओर जाओगे जंतुओं की संख्या कम होती जाती। इसलिए क्या कहा जाता है, अरे भाई गीदड़ तो बहुत होते हैं, शेर तो बहुत कम पाए जाते हैं। डायलॉग सुना होगा, भाई शेर तो बहुत कम मिलते हैं, है ना? बिल्कुल, शेर बहुत कम मिलते। प्रकृति ने बना रखा, यदि शेर की संख्या प्रकृति बढ़ा दे तो सब कुछ उल्टा पलटा हो जाएगा, कुछ ही दिनों में सब कुछ। अपना एक नियम है, सर्वाइवल रेट होता है। इसी तरह से जब आप देखोगे जैव भार में तो वहां पे भी देखा जाता है अलग अलग तरह से। फिर मान लो जंतु की संख्या में ही तालाब में का देख लो, तो पानी घास का मैदान का हो गया, तालाब का देख लो, तो तालाब में देखोगे क्या होगा? सबसे ज्यादा क्या होंगे बच्चों? प्लैंक्टन्स होंगे। प्लैंक्टन्स क्या हैं? ऊर्जा के उत्पादक। तो उससे कम कौन होंगे? शाकाहारी, छोटी मछलियां। फिर उससे ज्यादा, उससे कम कौन होंगे? मांसाहारी, उससे कम, उससे बड़ी मांसाहारी मछलियां। और सबसे कम कौन होंगे? सबसे बड़े मांसाहारी मछली। सर्वाहारी होंगे या उच्चाहारी श्रेणी। यानी कि व्हेल कितनी होती हैं बच्चों? कुछ ही होती।
व्हेल कुछ ही होती, इसलिए व्हेल की संख्या बताई जाती है, छोटी मछली की संख्या नहीं बताई जाती। समझे? सुनते होगे कि जंगल में भाई अब तो कुछ शेर बचे हुए हैं, उनके देखी जाती है। तो इस तरह से जैव भार और जैव संख्या, जैव भार और ऊर्जा के प्रवाह, इन तीनों में देखा जाता है। कहीं पर उल्टा बनता है, कहीं पर सीधा बनता है। लिखिए, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या कोमा उत्पादकों प्राथमिक उत्पादकों एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या कोमा जीवभार, बायोमास तथा संचित ऊर्जा में परस्पर एक प्रकार का संबंध पाया जाता है। परस्पर एक प्रकार का संबंध पाया जाता है। संचित ऊर्जा में परस्पर एक प्रकार का संबंध पाया जाता है। इन संबंधों को जब चित्र के रूप में दर्शाया जाता है, तो इन्हें पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड का विचार सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन ने 1927 में रखा था। 1927 में रखा था। अतः इन्हें एल्टोनियन पिरामिड 19 कितना बताया सर? 1927 में रखा था। अतः इन्हें एल्टोनियन पिरामिड भी कहा जाता है। एल्टोनियन पिरामिड भी कहा जाता है। एल्टोनियन पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। एल्टोनियन पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जीव संख्या पिरामिड। नंबर 1 जीव संख्या पिरामिड, पिरामिड्स ऑफ नंबर्स। जीव संख्या पिरामिड, पिरामिड्स ऑफ नंबर्स। इस पिरामिड द्वारा पारितंत्र के या पारिस्थितिकी तंत्र के, इस पिरामिड द्वारा पारितंत्र या पारिस्थितिक पिरामिड के एक मैं आप बता दूं, शायद पता ही होगा आप लोगों को, पारिस्थितिकी तंत्र को पारितंत्र भी कहा जाता है। सर आपने बताया। हाँ, इस पिरामिड द्वारा पारितंत्र के प्राथमिक उत्पादकों
तथा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या के संबंध, विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या के संबंध के बारे में बोध होता है। विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या, विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या के संबंध के बारे में बोध होता है। ऐसे चित्रों का आधार भाग, ऐसे चित्रों का आधार भाग सदैव प्राथमिक उत्पादकों की संख्या, प्राथमिक उत्पादकों की संख्या बतलाता है। जबकि आधार के ऊपर के भाग क्रमशः, जबकि आधार के ऊपर के भाग क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं उच्चतम श्रेणी के, प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं उच्चतम श्रेणी के उपभोक्ताओं को बतलाते हैं। इन चित्रों का ऊपरी भाग सदैव उच्च श्रेणी के, इन चित्रों का ऊपरी भाग सदैव उच्च श्रेणी के मांसाहारी जंतुओं की, उच्च श्रेणी के मांसाहारी जंतुओं की संख्या दर्शाता है। ऊपरी भाग से आगे क्या बोला है सर? इन चित्रों का ऊपरी भाग सदैव उच्चतम श्रेणी के मांसाहारी जंतुओं की संख्या दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये पिरामिड सीधे एवं उल्टे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ये पिरामिड सीधे अथवा उल्टे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जैसे घास स्थलीय तथा फसल स्थलीय पारितंत्रों के पिरामिड, जैसे घास स्थलीय एवं फसल स्थलीय पारितंत्रों के पिरामिड सीधे बनेंगे, जबकि एक पेड़ के पिरामिड, जबकि एक पेड़ के पिरामिड उल्टा बनता है, पिरामिड उल्टा बनता है।
यहाँ पर जल्दी से घास बनाइए भाई। बन गया बच्चों? सर ये सी मीन्स क्लास है क्या? सी मतलब कंज्यूमर। ओके। बच्चों की पिटाई होगी इनमें, आजकल डांट नहीं रहा, इसीलिए सभी बिगड़ गए और कुछ नहीं है। क्यों भाई, ऐसा तो नहीं है? नहीं सर। नो सर। ये लो बच्चों, समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। देखो इसमें संख्या कम होती जा रही, घास में सीधे सीधे ऊपर जा रहे हैं, संख्या कम होती जा रही है। इसमें देख रहे हो पेड़ एक होता है, परंतु उसी पर कुछ शाकाहारी बड़े पक्षी, जो शाकाहारी भी हो सकते हैं, मांसाहारी भी हो सकते हैं, वे खासकर शाकाहारी कुछ एक होंगे उस पर निर्भर सीधे सीधे। समझ रहे हो? फिर इसी पेड़ पर जो कुछ
फल वगैरह होंगे, उनको खाने वाले, उनके पत्तियों को खाने वाले, उनके छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे खूब सारे होंगे। तो उसी पर बहुत सारे कीट पतंगे और बहुत सारे छोटे 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 छोटे, बहुत छोटे छोटे, बड़ी संख्या में। समझ रहे हो? तो इस तरह से यहां पर पेड़ का एक उल्टा तंत्र दिखाई देता है। चलिए आगे लिखिए, नेक्स्ट लिखिए। घास स्थली एवं फसल स्थली पारितंत्रों में, घास स्थली एवं फसल स्थली पारितंत्रों में प्राथमिक उत्पादकों जैसे सर घास स्थलीय एवं फसल स्थली पारितंत्रों में प्राथमिक उत्पादकों जैसे घासें एवं पौधे, घासें एवं पौधे कोमा की अधिक संख्या होगी, जिसको सीधे पिरामिड के आधार पर, जिसको सीधे पिरामिड के आधार पर दिखाया जाता है। जबकि विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता जंतुओं की संख्या क्रमशः, जबकि विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता जंतुओं की संख्या क्रमशः घटती जाती है। जबकि विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता जंतुओं की संख्या घटती जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, पेड़ के पारितंत्र में, पेड़ के पारितंत्र में प्राथमिक उत्पादक जैसे स्वयं पेड़, पेड़ के पारितंत्र में प्राथमिक उत्पादक जैसे स्वयं पेड़ की संख्या 1 है। इसको उल्टे पिरामिड में, इसको उल्टे पिरामिड में आधार पर दिखलाया जाता है, आधार पर दिखलाया जाता है। जबकि इसके उपभोक्ताओं की संख्या, जबकि इसके उपभोक्ताओं की संख्या क्रमशः बढ़ती जाती है। क्रमशः बढ़ती जाती है। इन्हें ऊपर की ओर चौड़े भाग के रूप में दिखाया जाता है, चौड़े भाग के रूप में दिखाया जाता है। तो उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ती जाती है, उसके आगे बढ़ती जाती, ने ऊपर की ओर चौड़े भाग पर दिखाया जाता है। एंड लास्ट लिखो, तालाब पारितंत्र में, तालाब पारितंत्र में, तंत्र में पिरामिड, पिरामिड सदैव सीधा बनता है। सीधा बनता है। कुछ घासें होंगी, प्लैंक्टन्स होंगे, ये देखो खूब सारे होंगे, यानी अधिक संख्या में उत्पादक हैं,
अधिक संख्या में उत्पादक हैं। आज क्लास खत्म होगी उससे पहले ही। अच्छा, ताला खुला हुआ, मैंने एक बार ट्राई मार लेता हूँ। चलिए भाई डायग्राम बना लीजिए फटाफट। समझ में आ गया कि नहीं बच्चों, बताइए। यस सर। तो ये हुआ आपका पारीतंत्र पिरामिड से जुड़ा हुआ, और उसमें भी नंबर्स में। तो नंबर्स में हमेशा ध्यान रखना कि कभी ये उल्टा बन सकता, कभी सीधा बन सकता। फिर कल हम लोग डिस्कस करेंगे इसी में जैव भार का पिरामिड और ऊर्जा संचित का पिरामिड। तो कल हमारा उम्मीद है इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा, एंड वी विल स्टार्ट अनदर पार्ट। कौन सा? पर्यावरण, एंड देन बायोडाइवर्सिटी। अब आपका काम ये है बच्चों, देखो पारीतंत्र बहुत ही बेसिक चीज है। अब देखो यहीं पर तुम ध्यान रखना, पारीतंत्र बहुत ही बेसिक चीज है, और जब तक बेसिक को नहीं समझोगे ना, एडवांस को नहीं समझ पाओगे। इसलिए मैंने काफी टाइम दिया ताकि इसको आप लोग बहुत ढंग से चीजों को आत्मसात कर सके। तो अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि अगले 1-2 दिन में, जब तक ये टॉपिक खत्म होता है, आज और कल, पिछला सारा टॉपिक 1-2 बार पढ़ डालो, ब्रशअप कर डालो, क्योंकि इसी का अप्लाइड पार्ट आपको मिलेगा इन्वायरमेंट, और उसी का और दोनों का अप्लाइड पार्ट मिलेगा बायोडाइवर्सिटी। ये ध्यान रखना। यानी कि ये जो इकोसिस्टम में जब देखोगे कहां कहां डिस्टरबेंसेस आ रहे हैं, तो वहीं से बायोडाइवर्सिटी का ह्रास होने लगेगा। और किन किन कारणों से आ रहे हैं, तो पर्यावरण प्रदूषण होने लगेगा। तो सब अप्लाइड होगा। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि इनको समझना, और जब इन तीनों को समझ लोगे तब बनता है करंट एस्पेक्ट, जो इक्वली इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, क्वेश्चन दोनों तरह के आते हैं। कई बार एक स्टेटमेंट ट्रेडिशनल जोड़ देगा, और 1-2 स्टेटमेंट करंट जो हाल फिलहाल अभी इंसिडेंट्स हुए हैं। तो अब आपकी जिम्मेदारी है इसको बढ़िया थोड़ा सा ब्रशअप कर लो, ठीक है? करेंगे? यस सर। पक्का? कैसे करेंगे? मन से करेंगे, मन से करेंगे, पक्का ना? बोलिए। यस सर, एब्सोल्यूट सर। तो फिर इसी के साथ बाय बाय सर, क्लास टेक केयर खत्म करते सर। हैं। बाय बाय, थैंक यू बेटा, और मिलते हैं सर टाइम। आप सर टोटल कब तक क्लास चलेगी? ये मतलब हफ्ता 2 हफ्ता 10? अरे अंतर मंतर छू कलंतर क्लास खत्म, बोलो अभी खत्म कर दूं। नहीं सर, मैं पूछ रहा था सर ऐसे ही। कुछ चीजें मत पूछा, तुमसे ज्यादा जल्दी मुझे और मुझसे जल्दी इंस्टीट्यूट्स को रहता है। मैंने बताया ना बेटा, तुम्हारा असाइनमेंट खत्म होगा तो मैं दूसरा असाइनमेंट लूंगा। 1 नहीं 4 असाइनमेंट बैठे रहते हैं कि सर मेरी क्लास शुरू करिए, मेरी क्लास शुरू करिए। यदि ज्यादा करोगे तो कल ही ये अंतर मंतर छू कलंता छू। नहीं सर, नहीं करना सर। हाँ, तो कुछ टाइमली, और हाँ यदि ऐसी बात पूछ रहे हो तो परेशान मत हो। उम्मीद है 15, 16, 17, 18 तक क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है? सर ये डिजास्टर मैनेजमेंट आप पढ़ाओगे? अब वो डिजास्टर मैनेजमेंट मैं पढ़ाऊंगा, कौन पढ़ाएगा भी नहीं कह सकते हो सकता है सर पढ़ाएं, पाटिल सर पढ़ाएं, मैं पढ़ाऊं। जो असाइनमेंट मुझे मिलेगा देन आई विल, ठीक है?
धन्यवाद सर। ओके बच्चों, थैंक यू सर। थैंक यू बच्चों, Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू सर।